हेलो दोस्तों, संविधान सभा का पार्ट फर्स्ट हम पहले देख चुके हैं। अब संविधान सभा के पार्ट सेकंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा का आंशिक रूप से लागू होना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। इस दिन आर्टिकल 393 के अंतर्गत भारत के संविधान का नामकरण किया गया। अनुच्छेद 394 के अंतर्गत संविधान के 16 अनुच्छेदों को, जिसका संबंध नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद और संक्रमणकालीन उपबंधों से था, उसे लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 394 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया कि शेष जो प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे और उसे ही संविधान के प्रारंभ होने की तिथि के रूप में माना जाएगा। 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाने लगा और सन 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ से भारतीय लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान का पूर्ण लागू होना। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन क्यों लागू किया गया? क्योंकि लाहौर अधिवेशन के ऐतिहासिक महत्व पर संविधान को 26 जनवरी को लागू किया जाना था। यानी पहले लाहौर अधिवेशन में इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम 26 जनवरी को भारत को आज़ाद करके और संविधान का निर्माण कर संविधान को लागू कर देंगे, लेकिन वैसा वे नहीं कर पाए। लाहौर अधिवेशन में भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता की तिथि 26 जनवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन उस दिन वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, इसलिए स्वतंत्रता के बाद में उन्होंने इसे माना। गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य के अनुसार जो भारत का संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। इस दिन संविधान सभा का विघटन हो गया और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो कब तक रही? जो संसद के गठन तक 1952 तक ये कार्य करती रही। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग विद्यमान है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के से संबंधित हम चलते रहेंगे। इन जो चुनौतियां थी, अब पहले सवाल पढ़ते हैं। संविधान सभा के समक्ष, संविधान निर्माण के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए और साथ में उन तरीकों को स्पष्ट कीजिए जिनके माध्यम से संविधान सभा ने इसका समाधान प्रस्तुत किया। यानी क्या चुनौतियां थी, उनका समाधान कैसे प्रस्तुत किया। जो हम देखते हैं सबसे पहले संविधान सभा के बारे में। लोकतांत्रिक देशों में संविधान निर्माण का कार्य वहां की जनप्रतिनिधि संस्था के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण भी कैबिनेट मिशन योजना के अधीन गठित संविधान सभा के द्वारा किया गया, जिसके सदस्यों का चुनाव भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। परंतु संविधान सभा के समक्ष संविधान निर्माण का कार्य आसान नहीं था। उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी। जैसे संविधान सभा के समक्ष सबसे पहली चुनौती ये थी कि विचारधाराओं और हितों के मध्य समन्वय किस प्रकार से किया जाए, यानी कौन सी विचारधारा को केंद्रीय स्थान प्रदान किया जाए। इसके पश्चात अगली चुनौती थी विकास की उचित प्रक्रिया, यानी विकास की हम कौन सी प्रक्रिया को चुने। हम अमेरिका की तरह पूंजीवाद प्रणाली को चुने या सोवियत संघ की तरह साम्यवादी प्रणाली को चुने, कौन से मार्ग का हम अनुसरण करें। अगली चुनौती ये थी कि अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या करें, क्योंकि ब्रिटिश शासन के द्वारा सांप्रदायिकता इस तरह फैलाई गई थी। 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में इतनी सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया कि अल्पसंख्यकों के मन में एक भय उत्पन्न हो गया। उस भय को निकालना और धार्मिक सद्भाव पैदा करना, ये किस प्रकार किया जाए। संविधान सभा के समक्ष अगली चुनौती ये थी कि कौन सी प्रणाली अपनाई जाए। ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाए या अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाए। इस प्रकार संविधान सभा के समक्ष देशी रियासतों का एकीकरण को लेकर चुनौती थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाए, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में परिवर्तन बनाए जाए नहीं बनाए जाए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। उस समय विभाजन और सांप्रदायिकता जैसी अनेक समस्याएं और अनेक चुनौतियां थी। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने क्या करा, दो तरीके से उन्होंने अपनाया गया। एक तो सर्वसम्मति, यानी कोई भी जो निर्णय लेते थे वो बहुमत नहीं, सर्वसम्मति के आधार पर लेते थे। जबकि समायोजन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या करते थे, जब दो अलग अलग विचारधारा हैं तो दोनों में समन्वय करेंगे और फिर उसको अपनाएंगे। जैसे भारत का संविधान है, एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या करा कि जो संविधान में, अब उन्होंने देखो कि संविधान की कौन सी पद्धति को अपनाया जाए, तो उन्होंने संसदीय शासन को अपनाया गया, क्योंकि भारत बहुत लंबे समय थे सबसे ब्रिटेन का गुलाम था और वो संसदीय शासन प्रणाली को बहुत नज़दीकी से देख चुका था, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। उन्होंने अमेरिका की तरह पूंजीवाद में अपनाई, सोवियत संघ की तरह उन्होंने साम्यवाद ने, दोनों का मिश्रण उन्होंने अपना लिया। इस तरह संविधान सभा के समक्ष अनेक चुनौतियां थी, फिर भी उन्होंने एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। अब अगला सवाल क्या है, संविधान सभा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी अब कुछ लोग इस पे ये आक्षेप लगाते हैं संविधान सभा पर कि संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी। ये किसने कहा? चर्चिल और जेकर ने। ब्रिटिश पीएम चर्चिल संविधान सभा
के सदस्य जेकर ने भारतीय संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं माना। उनका यह मानना था कि संविधान सभा का जो गठन था वो ब्रिटेन के द्वारा लाई गई कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। तो संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश शासन से अनुमति लेती थी, परंतु इसका खंडन करने वाले लोग क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश शासन के द्वारा 1947 में जो स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, इसके अंतर्गत संविधान सभा को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था घोषित कर दिया गया। स्वयं संविधान सभा के द्वारा भी एक प्रस्ताव पारित किया गया और यह निर्धारित किया गया कि विदेशी सत्ता के आदेश को संविधान सभा विदेशी सत्ता का जो आदेश है वो संविधान सभा का विखंडन नहीं कर सकता। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भी संविधान सभा को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था कहा। भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। जयप्रकाश ने ये कहा कि भारतीय जो जनता उसकी जनप्रतिनिधि संस्था नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था और नहीं संविधान निर्माण के बाद में जन्म संग्रह कराया गया। तत्कालीन परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार संभव नहीं था, लेकिन बाद में जब संविधान सभा के सदस्यों को जो चुनाव जो कराए गए 1952 में जो आम चुनाव हुए, उस आम चुनाव में अधिकांश सदस्यों के द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई। इसका मतलब ज़्यादा फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। कांग्रेस का प्रभुत्व कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं। ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला पुस्तक में उन्होंने कहा कि संविधान सभा तो एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जो संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस के अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण दल थे। क्योंकि जब प्रारंभ समिति थी उसमें के.एम. मुंशी को छोड़कर अन्य सभी लोग मूल रूप से कांग्रेस से नहीं थे। वकीलों का स्वर्ग जेनिंग्स ने संविधान सभा पर यह आक्षेप लगाया कि इसके अंतर्गत किसानों और मजदूरों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया, जबकि भारत का किसान और मजदूरों का देश है और भारत में अधिकांश किसान और मजदूर रहते हैं। किंतु इसका खंडन इसलिए किया इस प्रकार किया गया, जो कानून और नियम होते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं जो इनका जानकार हो, और किसान और मजदूर इसके जानकार नहीं थे। हिंदुओं का वर्चस्व लॉर्ड जो काउंट है उनके द्वारा कहा गया कि संविधान सभा पर हिंदुओं का वर्चस्व है, इसमें मुस्लिमों को जो सीटें हैं जो कम प्राप्त हुई है। किंतु इसका विखंडन इस प्रकार किया गया कि संविधान सभा का बहिष्कार है जो मुस्लिम लीग के द्वारा कर दिया गया था। समय की बर्बादी आलोचक ये भी मानते हैं कि अमेरिका का संविधान 4 माह में बन गया था, जबकि भारतीय संविधान को बनने में एक लंबा समय क्यों लगा। तो इसका खंडन ऐसे करते हैं कि अमेरिका संविधान में केवल 7 अनुच्छेद थे, जबकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, जो भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाता है। इसी के साथ हमारी संविधान सभा की क्लास समाप्त होती है। संविधान सभा हमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब हम आने वाले चैप्टर में हम इसके ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे साथ लंबे समय तक बने रहिए। हम यूपीएससी 2027 के अनुसार तैयारी करा रहे हैं और हमने जो पढ़ा है अब तक उसके नोट्सों में से हम आपको सब चीज़ें करवा रहे हैं। धीरे धीरे हम आपकी करंट की क्लासें भी लेना शुरू करेंगे।